हे गाइस, संजीव हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं डिवाइन पर्सपेक्टिव का 9th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस, मेरी वीडियो आपको जरा से भी पसंद आती है तो प्लीज मेरी एक छोटी सी मदद जरूर कर देना। मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पिछले पार्ट के आखिर में हम सभी लोगों ने देखा था कि लूफी ने अपने भैया को फंसाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी और येन भैया भी समझ चुका था कि इस कुत्ते को तो ओखली में सर डालने की आदत सी पड़ चुकी थी। और वैसे भी अब लोग तो उसके बातों में आ ही चुके थे, इसलिए वो भी अब पीछे नहीं हट सकते थे। लेकिन लूफी अकेला नहीं था, उसके साथ उसके पप्पा जी भी अपने भैया को ताना मारने से पीछे नहीं हट रहे थे। और उन दोनों की बात सुनते ही पब्लिक भी भौंकना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो ये बच्चा मिस्टर शैंग का मुकाबला करेगा। अबे अपने आप को देख और मिस्टर शैंग को देख, ये बच्चा तो मिस्टर शैंग के सामने कुछ भी नहीं है। लोगों की इन सभी बातों को सुनकर अपने भैया ने तो किसी न किसी तरह अपने गुस्से को संभाल के रखे थे, लेकिन अपने दोस्त की बेइज्जती होते देखा भी इन भाई का तो खून उबल जाता है। वो दहाड़ते हुए कहते हैं, अबे कुत्ता, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई की मजाक उड़ाने की? तुम लोग जानते ही क्या हो उसके बारे में? अभी इन भाई को ऐसे गुस्से में बात करते थे, उसी लोगों में से एक आदमी बोलता है, अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तेरे पप्पा जी भी मुझसे ऐसे बात नहीं करते हैं, माफी मांग जल्दी। और अब तो भाई साहब, अभी इन भाई के सबर का आखिरी बांध भी टूटकर बिखर जाता है। वो फिर से दहाड़ते हुए कहते हैं, माफी? अबे कुत्तो, तुम लोगों के अखरोट ना तो कर मैं पहले ही तुमसे अच्छा बर्ताव कर चुका हूँ। मामले को इतना आगे बढ़ते देख बीमो भाई आगे आते हैं और सभी को रोकते हुए कहते हैं, वैसे भी आप में से किसी लोगों को भी यहाँ बुलाया नहीं गया है, आप लोग खुद की मर्जी से आए हैं। अगर आप लोग शांति बनाए नहीं रख सकते तो चुपचाप यहाँ से निकल जाइए। और बीमो भाई की बात सुनते सभी की बोलती बंद हो जाती है। आखिर लिन फैमिली से पंगा कोई थोड़ी ना लेना चाहेगा, क्योंकि लिन फैमिली कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी तोप है। लेकिन मिस्टर शेन यानी कि नॉर्थ वेस्ट मेडिकल किंग का डिसाइपल भी कुछ कम हरामी नहीं था। वो कहता है, अरे आप लोग भी ना बेकार में ही गुस्सा कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर बनने के लिए ना ही सिर्फ टैलेंट, उसके साथ ही साथ इंटीग्रिटी की जरूरत है। जो सुनते पब्लिक फिर से भौंकने लगती है। और अब तो हवीन भाई किसी के रोकने से भी नहीं रुकने वाले थे। वो अपना महीनों पहले धोया हुआ जूता निकालते हैं और सीधा मिस्टर शेन के थोबड़े पर दे मारते हैं, जिसे देखते ही सबकी बोलती बंद हो जाती है। लेकिन अब मिस्टर शेन भी बहुत ज्यादा वायलेंट हो चुके थे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे मारने की? लेकिन अभी इन भाई को तो उसके गुस्से से घंटा फर्क नहीं पड़ता था। वो तो उसके चेहरे पर जूते का स्टैम्प देकर पेट पकड़ पकड़ के हंसने लगता है, जिसे देखकर मिस्टर शेन गुस्से से बीमो भाई से कहते हैं, बीमो देख, अगर तेरे दोस्त ने मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं तेरे डैड का इलाज नहीं करूंगा, और अगर मैंने इलाज नहीं किया तो कोई भी नहीं कर पाएगा। यह सुनकर बीमो भाई घबरा जाते हैं और तुरंत उनसे माफी मांगते हैं। लेकिन तब भी बीमो भाई के पीछे से आ जाता है अपना हीरो और बड़ी काम और कॉन्फिडेंट आवाज में कहता है, बीमो भाई फिकर नॉट, अगर इसने इलाज नहीं किया तो मैं आपको डैड को पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। जिसे सुनकर मिस्टर शैन तो अपनी बत्ती सी फाड़ कर हंसने लगता है, अबे तू मेरा मुकाबला करेगा? मैं कसम खाता हूँ कि अगर तूने ओल्ड मास्टर को ठीक कर दिया तो मैं मेडिकल फील्ड से तुरंत निकल जाऊंगा। पब्लिक भी भौंकना शुरू कर देती है और आखिर में मिस्टर शैन का वफादार कुत्ता लूफी सामने आता है और कहता है, अबे मिस्टर शैन साउथ वेस्ट मेडिकल किंग का डिसाइपल है और तुझे क्या लगता है तू कौन है बे? लूफी ताने तो अपने भैया को मार रहा था, लेकिन गुस्सा हवीन भाई को आ रहा था। वो अपनी लाल तमतमाती हुई आंखों के साथ लूफी की तरफ मुड़ता है और कहता है, देख भी कुत्ते लूफी, तेरी वजह से पल पल बढ़ रहा है मेरा बीपी, क्योंकि हमारे बीच पुरानी बातें अभी तक सेटल नहीं हुई है, याद है ना? इसे सुनते ही लूफी की तो हवा निकल जाती है, वो तुरंत अपने पप्पा के पीछे छुप जाते हैं। लेकिन बीमो भाई का गुस्सा देखकर तो पप्पा जी भी थोड़ा सा सहमे हुए थे। तभी मिस्टर शैन कहता है, मैं तेरा चैलेंज मानता हूँ, लेकिन अगर तू हारा तुझे मेरे पैरों के नीचे से रेंग कर जाना होगा। बोल, तैयार है? यह सुनकर बीमो भाई घबरा जाते हैं और अपने हीरो से पूछता है, यह तुम कर पाओगे ना? यह भैया हमें जवाब देते हैं। तभी बीमो भाई कहते हैं,
यैन, अगर तुमने मेरे पापा को ठीक कर दिया तो मैं तुम्हारा बहुत बड़ा एहसानमंद दूंगा, क्योंकि ये कमीना पापा को ठीक करने के बदले हमारी कंपनी का 10% शेयर मांग रहा है। इस बात का अंदाजा तो हवीन भाई को भी नहीं था, लेकिन इस बार हवीन भाई इस सब कुछ सुनने के बाद भी जरा सा भी गुस्सा नहीं दिखाते, क्योंकि उससे तो अपने भैया पर पूरा भरोसा था। वो मिस्टर शैंग की तरफ इशारा करके बोलता है, अब चप्पल खोपड़ी सुन बे, तेरा चैलेंज हमें मंजूर है, चल देखते हैं किसमें कितना दम है। इसके बाद देखते ही देखते सभी मिलकर कमरे के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पर सबकी नज़र ओल्ड मास्टर लिन पर पड़ती है, जिनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। देखकर खोबी बता दे कि वो किसी भयंकर बीमारी से पीड़ित हैं। तभी अपना हीरो अपने इंडियन आइज को एक्टिवेट करते हुए ओल्ड मास्टर लिन पर एक नज़र मारते हैं, और तभी उन्हें जो दिखता है उससे तो उनके होश उड़ जाते हैं। डर के मारे वो पीछे चले जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, वो भूत। उन्हें ऐसा देखकर सभी उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन वो इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और बिम्मो भाई और हवीन भाई की मदद से किसी न किसी तरह से उठकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद वो फिर से अपने इंडियन आइज से ओल्ड मास्टर लिन को देखने लगते हैं, और उन्होंने जो सोचा था ये वही है। इस वक्त ओल्ड मास्टर लिन एक इविल स्पिरिट के कैद में है, और इसी के दौरान उनकी शरीर की ऐसी हालत हो गई है। अपने भैया जब उसे देख ही रहे थे तब भी अचानक लूफी उसे फिर से धक्का देता है, अबे चल पीछे हट, तू तो किसी काम का नहीं है। इसके बाद वो मिस्टर शैंग को किसी वफादार नौकर की तरह इज्जत देने लगता है। मिस्टर शैंग भी बड़ी रुआब से आगे आते हैं। वह दूसरी तरफ बिम्मो भाई के दोबारा पूछने पर अपने भैया उन्हें आश्वासन देते हैं, जिसके बाद वो बैठकर ध्यान लगाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि उनके इन येनाइस के सामने ये इविल स्पिरिट उनका कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। वह लूफी किसी सच्चे भक्त की तरह मिस्टर शेन से पूछते हैं, मिस्टर शेन, क्या आपको बीमारी के बारे में पता चल चुका है? शेन की तो बोलती बंद हो जाती, क्योंकि उसे कोई भी बीमारी का पता नहीं चल रहा था। आसान सी बात है, क्योंकि ओल्ड मास्टर लिन को कोई बीमारी थी ही नहीं, इसलिए मिस्टर शेंग से भी अपना बोलते बन रहा था और ना ही चुप रहे थे। लेकिन फिर भी वो अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लाते और कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, मुझे पता चल चुका है। तभी अपने भैया बड़ी सभ्य तरीके से पूछते हैं, अच्छा तो मिस्टर शेन क्या आप बताएंगे उन्हें क्या बीमारी हुई है? और बस इसे सुनते ही मिस्टर शेन की बोलती बंद हो जाती है, और शेन कैसे चुप देगा अपने भैया के चेहरे पर तो एक हल्की सी स्माइल आ जाती है, और वो कहते हैं, तो वैसे भी कोई पता नहीं लगा पाएगा। अपनी काबिलियत पर सवाल उठते देख शेन भी सत्ते में आ जाता है, अबे तू ऐसे कैसे कर सकता है? लेकिन ये एन भैया उसकी बातों पर जरा सा भी भाव नहीं देते। वो धीरे धीरे ओल्ड मास्टर लिन के पास चले जाते हैं और उनके माथे पर हाथ रखते हैं। जैसे ही वो ऐसे करते हैं वो इविल स्पिरिट सीधा अपने भैया पर हमला कर देते हैं। अपने भैया भी इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अपने इंडियन आइज से मिले कोई रिफाइनिंग तकनीक से उनकी आत्मा एक आम आदमी से कई ज्यादा शक्तिशाली बन चुकी थी। इस दौरान जैसे ही वो इविल स्पिरिट अपने भैया पर हमला करते हैं वो भी उल्टा उन पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद देखते ही देखते वो इविल स्पिरिट पूरी तरह से मिट जाता है। सब कुछ इतनी जल्दी होता है किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता, और अपने हीरो को ऐसे देख लूफी और पब्लिक को फिर से मौका मिल जाता है भौंकने का, जिससे वो फिर से भौंकने लगते हैं। लेकिन अचानक से उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? ये बोलने वाले कोई और नहीं, ये थे ओल्ड मास्टर लिन, जिन्हें ठीक देखकर बिम्मो भाई की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता। तभी ओल्ड मास्टर लिन यानी कि बिम्मो भाई के पप्पा जी पूछते हैं। बिम्मो भाई को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन यान भैया उसे तुरंत समझ जाते हैं। वो कहते हैं, हाँ आप चिंता मत कीजिए, मैंने उसे मिटा दिया है, अब आप आराम कीजिए। इसे सुनकर ओल्ड मास्टर लिन तुरंत अपने भैया का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे पूरे दिल से थैंक यू बोलते हैं। बेटा मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। और बस इसे देखते तो सभी के सभी पब्लिक भौचक्के रह जाते हैं। लेकिन अगले ही पल सभी के सभी लूफी को घेर लेते हैं, जिसके बाद देखते ही देखते शुरू हो जाती है पब्लिक की कुटाई। देखकर लग रहा है कि आज तो होकर रहेगी लूफी की लाइफ की छटाई। वो अपने पप्पा जी की मदद मांगता है, लेकिन पप्पा जी तो खुद वहां से फुर्र होने के फिराक में थे। अब तक वो अपने बेटे के ताल से ताल जो मिला रहे थे, इसलिए जैसे ही पप्पा जी वहां से भगते हैं वैसे ही पब्लिक भी उनके पीछे भग लेती है। वह दूसरा मिस्टर शैन को अपनी हार हजम नहीं होती। असंभव, असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस बीमारी का पता मुझे नहीं चला उस बीमारी का पता तुम्हें कैसे चल सकता है? तभी अपने भैया बड़ी आराम से उसके पास जाते हैं और उसके कंधों पर हाथ रखते हैं। जैसे ही वो उसके कंधों पर हाथ रखते हैं मिस्टर शैन को अपने भैया की आत्मा की एक झलक मिल जाती है।
जिसे देखते ही तो उनकी पतलून गीली हो जाती है। वो तुरंत वहां से भाग लेते हैं। मम्मी मम्मी बचाओ मुझे। आखिरकार सब कुछ मिट जाने के बाद बीमो भाई अपने पप्पा से पूछते हैं, पप्पा ये सब कुछ हुआ कैसे? तभी ओल्ड मास्टर लिन उन सभी को बाहर जाने को कहते हैं। अब ओल्ड मास्टर लिन के पास बस उन तीनों के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। तभी वो कहते हैं, बीमो तुम्हें तो पता ही है कि हमारे पूर्वज मकबरों की खुदाई कर करके आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। बीमो भाई हाँ में सिर हिला देते हैं। तभी पप्पा जी कहते हैं, लेकिन पिछली बार खुदाई के दौरान एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी थी। पिछली बार जब मैं मकबरे की खुदाई कर रहा था तब गलती से मुझसे एक बांस टूट गया जिसके अंदर एक राक्षसी आत्मा थी। मुझे सबसे आगे पाकर वो मेरे अंदर बस जाती है और उसी राक्षसी आत्मा के दौरान मेरी ये हालत हो गई थी। लेकिन मैं यैन का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे बचा लिया। यह सुनकर बीमो भाई बड़ी गर्व से अपने भैया के कंधों पर हाथ रखते हैं। तभी उन्हें बाहर से बहुत सारा शोर शराबा सुनाई देता है। एक आदमी वहां से आकर कहता है, सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बाहर मौजूद कई लोग जीनियस डॉक्टर यैन से मिलना चाहते हैं। और उसके ऐसा बोलते ही कई सारे लोग अंदर आ जाते हैं और अपने भैया से मिलने के लिए आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ने लगते हैं। तभी सभी को एक काम एंड कॉन्फिडेंट आवाज सुनाई देती है, एक्सक्यूज मी मास्टर यैन, क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ? ये कहने वाले थे सेक्रेटरी ली। जिसे देख कर हवीन भाई के तो होश उड़ जाते हैं। लेकिन अपने भैया बड़ी आराम से उन्हें हाँ में जवाब देते हैं और उनके साथ अकेले में बात करने के लिए वहां से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ ओल्ड मास्टर लिन को ठीक करते अपने भैया बहुत ज्यादा मशहूर हो चुके थे। टीवी पर भी उनकी खबरें आने लगती है। अचानक से एक धड़ाम की आवाज के साथ एक रिमोट सीधा आकर उस टीवी से टकरा जाता है और वो टीवी पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। ये करने वाला कोई और नहीं, ये था लूफी, जिसका आधा शरीर भी पट्टियों से लिपटा हुआ था। उसके पास ही में मौजूद पप्पा जी की हालत भी कुछ ऐसे ही थी। दोनों दिखने में मम्मी मैन से कम नहीं लग रहे थे। तभी लूफी गुस्से में दहाड़ते हुए कहते हैं, पापा हमें इस यैन का कुछ करना ही होगा। इसके कनेक्शन और इसके पावर दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। बाद में हम इसका कुछ नहीं कर पाएंगे। इसे सुनकर पप्पा जी एक शैतानी हंसी देते हैं और इसके बाद वो किसी को फोन लगाने लगते हैं। वहाँ दूसरी तरफ यैन भैया एक बुड्ढे से बात कर रहे थे जिसके सर पर पूनम का चांद उग चुका था। वो अपने भैया को अपने बैग ठीक करने के लिए शुक्रिया बोल रहे थे। तभी उनके पीछे उनकी जवान बीवी आती है और बड़ी प्यार से कहते हैं, डार्लिंग तुम्हारा हर वक्त सुबह पूरी तरह से तैयार हो चुका है, जल्दी आओ और आके पी लो। ये सुनते ही बुड्ढे की आंखों और उसके दिल में प्यार और जवानी का जोश आ जाता है। बुड्ढे को देखते ही अपने भैया भी सोचने लगते हैं, वाह भाई वाह, लगता है बुड्ढा बड़ा ही वीरवान है। इसके बाद वो वहाँ पर ज्यादा समय तक नहीं रुकते हैं और हवीन भाई के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। वो हवीन भाई के साथ बड़े आराम से जा ही रहे थे तभी वो देखते कि एक लाल लेजर लाइट सीधा हवीन भाई की तरफ इशारा कर रहा था। उन्हें समझते देर नहीं लगती कि असल में ये है क्या। वो तुरंत स्टीयरिंग को घुमा देते हैं और उसी वक्त एक गोली सीधा हवीन भाई के सीट के आर पार हो जाती है। जिसे देखते ही हवीन भाई की तो हवा टाइट हो जाती है। अबे ये क्या था? वो दोनों बिना ज्यादा भगवाए सीधा कार के पीछे छुप जाते हैं। वहां पर दूर बिल्डिंग के ऊपर मौजूद एक आदमी फोन पर किसी से बात कर रहा था। यह आदमी कोई और नहीं था, ये वही था जिसने अपने भैया और हवीन भाई पर हमला किया था। वो कहता है, टारगेट छुप चुका है, अब तुम्हारी बारी है। जिसके कुछ ही देर बाद यैन भाई और हवीन भाई के सामने एक कार आ जाती है जिससे एक सुपारी किलर बाहर आता है और वो सीधा अपने भैया पर बंदूक तान देते हैं। उस किलर को देखकर हवीन भाई बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन अपना हीरो बिल्कुल भी नहीं घबराता क्योंकि वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार था। अपने इन यैन आइस को एक्टिवेट करते हुए वो ड्रैगन स्केल ड्रैगर को बाहर निकाल लेते हैं और जैसे ही वो सुपारी किलर गोली चलाता है वैसे ही अपना हीरो उस ड्रैगन स्केल डैगर से किसी बिजली के रफ्तार से एक ही झटके में उस बुलेट को दो हिस्सों में काट देता है। जिसे देखते ही हवीन भाई और उस सुपारी किलर की आंखें फटी की फटी और मुंह खुला का खुला रह जाता है। आसपास खड़े पब्लिक की भी कुछ ऐसी ही हालत थी। अबे क्या इस लड़की ने सच में एक डैगर से बुलेट को रोक दिया? भाई मैं किसी मूवी को तो नहीं देख रहा हूँ ना। और ऐसे ही वो एक दूसरे के साथ बातें बनाने लगते हैं। लेकिन वह दूसरा वो सुपारी किलर अभी तक नहीं रुका था। वो एक के बाद एक अपने भैया पर गोली दागने लगता है। अपना हीरो भी अपने इंडियन आइस को एक्टिवेट करके तैयार हो जाते हैं। असल में अपने इंडियन आइस के दौरान वो देख पा रहे थे कि गोली असल में कहाँ आने वाली है। इसी दौरान अपना हीरो ड्रैगन स्केल डैगर से उन सभी बुलेट्स को रोक पाता है
अपने इतने सारे गोलियों को ऐसे नाकाम होते देख उस सुपारी किलर की तो खिक्की बन जाती है। अबे तू है कौन? लेकिन अपने भैया उस पर कोई भी जवाब नहीं देते और सीधा उस पर हमला कर देता है। उस सुपारी किलर को पता था कि वो अपने भैया से भागकर तो बिल्कुल भी नहीं बच सकते, इसलिए वो भी उससे लड़ने लग जाते हैं। और इसी वक्त उस शूटर को मौका मिल जाता है फिर से अपने भैया पर हमला करने के लिए। लेकिन अपने भैया तो इसके लिए पहले से ही तैयार थे, इसलिए जैसे ही वो शूटर गोली चलाता है वैसे ही यैन भैया अपनी जगह से हट जाते हैं और वो गोली सीधा उस सुपारी किलर के। गाइस आज के लिए बस इतना है, इससे ज़्यादा तो मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा। तो गाइस आपको क्या लगता है, अपने हीरो ने तो किसी न किसी तरह से एक शूटर से तो निपट लिया, लेकिन तब क्या होगा जब अनगिनत शूटर उन पर एक साथ हमला करेंगे और क्या होगा आगे जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी इस कहानी को, द डिवाइन पर्सपेक्टिव। गाइस मेरी वीडियो आपको ज़रा से भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए आज के लिए विदा लेता हूँ आपसे।